गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में एलिमिनेशन रिएक्शन के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि एलिमिनेशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं और वो कितने तरह से हो सकता है उसके बारे में जाना था। जैसा कि 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड 1-4 एलिमिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, जिसमें मुख्य तौर पर जो हम कहे थे कि जिसपे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो कि हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा पढ़ने को है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, ठीक। तो बीटा एलिमिनेशन के बारे में हमने जाना। फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए। ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें दोनों ग्रुप्स जो एलिमिनेट होंगे वो पहले और दूसरे कार्बन से एलिमिनेट होंगे, इसीलिए इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहा गया है। ठीक है, और मुख्य तौर पे जो हम लोग जानते हैं इसका नाम वो कौन सा होगा? बीटा एलिमिनेशन। बात समझ में आया? कौन सा होगा? बीटा एलिमिनेशन। तो जो बीटा एलिमिनेशन जो होता है वो 4 टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है, टाइप्स हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। तो टाइप्स में जो पहला होगा उसको हम लोग इवन रिएक्शन के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, याद आ रहा आपको SN1 SN2? उसमें SN1 क्या था? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ, तो यहाँ पे अपने को क्या नाम रखे हम लोग? इवन का मतलब क्या हो गया? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपके दिमाग में सही चल रहा है कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा? E2 रिएक्शन, और इसमें हम लोग क्या कहेंगे? बाई मोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा वाला जो होगा उसको हम लोग कहते हैं E1CB। ठीक है, E1CB दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो फोर्थ होगा उसको हम लोग कहते हैं EI। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल, ठीक, या फिर साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से ये 4 हैं अपने पास। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला जो है वो इवन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो है बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2। तीसरा यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो आपका लास्ट है EI, जिसको हम लोग कहेंगे इंट्रामोलिकुलर भी हम लोग कहते हैं, इंटरनल या फिर साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सारा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज वो कौन सा होगा? E1 रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये सारे टाइप्स हैं बीटा एलिमिनेशन के। जी हाँ, बीटा एलिमिनेशन 4 टाइप्स में हो गए। ठीक, E1 E2, ठीक है, E1CB EI। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें कौन सा होगा आपका? E1 रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड, हम लोग किस नाम से इसको जानेंगे? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुन लेंगे, नाम क्या बोल रहे हैं हम लोग? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
नाम मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है? SN1 से। SN1 में भी ये नाम था, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में होगा SN1 के बारे में कि क्या क्या उसमें होता था, क्या क्या चीज हम लोग उसमें देखते थे। तो मुख्य बात आपको, यदि हम थोड़ा सा इस रिएक्शन को और आसान करने के लिए यदि हम आपको ऐसा कह दें कि भाई जो हम SN1 पढ़े थे, जो आप SN1 पढ़े हैं, उसमें मुख्यतः ऑलमोस्ट 90% चीजें जो हैं वो मिलती हैं, यानी कि सेम है। जी हाँ, सेम है एलिमिनेशन में। बात समझ में आया? राहत का सांस लिए। अब जो 10% में जो चेंजेज आ जाता है, प्रोडक्ट अलग बन जाता है, उसका क्या रहस्य है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किसमें? इवन रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, क्या है डेफिनेशन? तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, which proceeds in 2 steps। जी हाँ, अब अभी हम आपको बताएं, इसलिए हम आपको बताएं कि ये SN1 से मिलता जुलता है। तो आपको याद होगा SN1 भी जो है वो 2 स्टेप में होता था। ठीक है, इन जनरल यदि हम बात करें तो SN1 भी किस में होता था? 2 स्टेप में होता था। पहला स्टेप में क्या होता था, याद होगा आपको? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जी हाँ, पहला स्टेप उसका क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और दूसरा स्टेप हम लोग रीअरेंज करके जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक कर जाता था। आ रहा बात समझ में आपको? लेकिन यहाँ पे भी 2 स्टेप्स में होगा, ठीक, और पहला स्टेप सेम होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आ रहा बात समझ में आपको? तो क्या लिखे हम रिएक्शन यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स। ठीक है, और जो पहला वाला आपका क्या रहेगा? 2 स्टेप्स इन विच फर्स्ट स्टेप is ionization. First step is slow ionization स्लो आयोनाइजेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन while सेकेंड स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप एकदम सेम किसके तरीके से? तो SN1 की तरीके से, जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, स्लो आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और स्लो कहा गया है, यानी ध्यान में रखेंगे जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शंस का, कोई भी रिएक्शन में यदि स्लो स्टेप यदि कोई हो रहा है तो उसी को हम लोग RDS भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड क्या? यस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए इसको स्लो आयोनाइजेशन भी कहा गया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। व्हाइल सेकंड स्टेप इज, ठीक है, अटैक ऑफ बेस। दूसरा में क्या होगा? अटैक होगा किसका? बेस का। ठीक है, टू अटैक ऑफ बेस एंड फॉर्म अल्कीन। ठीक है, या कह सकते हैं हम ऐसे इसको कह सकते हैं, एंड फॉर्म, ठीक, तो बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के बारे में हमने जाना, फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए। ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें दोनों ग्रुप्स जो एलिमिनेट होंगे वो पहले और दूसरे कार्बन से एलिमिनेट होंगे, इसीलिए इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहा गया है। ठीक है, और
मुख्य तौर पे जो हम लोग जानते हैं इसका नाम, वो कौन सा होगा? बीटा एलिमिनेशन। बात समझ में आया? कौन सा होगा? बीटा एलिमिनेशन। तो जो बीटा एलिमिनेशन जो होता है वो 4 टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है, टाइप्स हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। तो टाइप्स में जो पहला होगा उसको हम लोग इवन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, याद आ रहा आपको SN1 SN2? उसमें SN1 क्या था? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ, तो यहाँ पे अपने को क्या नाम रखे हम लोग? E1 का मतलब क्या हो गया? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपके दिमाग में सही चल रहा है कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा? E2 रिएक्शन, और इसमें हम लोग क्या कहेंगे? बाई मोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा वाला जो होगा उसको हम लोग कहते हैं E1CB। ठीक है, E1CB दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो फोर्थ होगा उसको हम लोग कहते हैं EI। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल, ठीक, या फिर साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से ये 4 हैं अपने पास। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला जो है वो E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो है बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2। तीसरा यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो आपका लास्ट है EI, जिसको हम लोग कहेंगे इंट्रा मोलिकुलर भी हम लोग कहते हैं, इंटरनल या फिर साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सारा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो कौन सा होगा? E1 रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये सारे टाइप्स हैं बीटा एलिमिनेशन के। जी हाँ, बीटा एलिमिनेशन 4 टाइप्स में हो गए हैं। ठीक, E1 E2, ठीक है, E1CB EI। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें कौन सा होगा आपका? E1 रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड, हम लोग किस नाम से इसको जानेंगे? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुन लेंगे, नाम क्या बोल रहे हैं हम लोग? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है? SN1 से। SN1 में भी ये नाम था, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में होगा SN1 के बारे में कि क्या क्या उसमें होता था, क्या क्या चीज हम लोग उसमें देखते थे। तो मुख्य बात आपको, यदि हम थोड़ा सा इस रिएक्शन को और आसान करने के लिए यदि हम आपको ऐसा कह दें कि भाई जो हम SN1 पढ़े थे, जो आप SN1 पढ़े हैं, उसमें मुख्यतः ऑलमोस्ट 90% चीजें जो हैं वो मिलती हैं, यानी कि सेम है। जी हाँ, सेम है एलिमिनेशन में। बात समझ में आया? राहत का सांस लिए। अब जो 10% में जो चेंजेज आ जाता है, प्रोडक्ट अलग बन जाता है, उसका क्या रहस्य है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किसमें? E1 रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, क्या है डेफिनेशन? तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, which proceeds in 2 steps। जी हाँ,
अब अभी हम आपको बताएं, इसलिए हम आपको बताएं कि ये SN1 से मिलता जुलता है। तो आपको याद होगा SN1 भी जो है वो 2 स्टेप में होता था, ठीक है। इन जनरल यदि हम बात करें तो SN1 भी किस में होता था, 2 स्टेप में होता था। पहला स्टेप में क्या होता था, याद होगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जी हाँ, पहला स्टेप उसका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और दूसरा स्टेप हम लोग रीअरेंज करके जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक कर जाता था। आ रहा बात समझ में आपको। लेकिन यहाँ पे भी 2 स्टेप्स में होगा, ठीक। और पहला स्टेप सेम होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आ रहा बात समझ में आपको। तो क्या लिखे हम रिएक्शन यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स, ठीक है। और जो पहला वाला आपका क्या रहेगा, 2 स्टेप्स इन विच फर्स्ट स्टेप is ionization. First step is slow ionization ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन while सेकेंड स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप एकदम सेम किसके तरीके से, तो SN1 की तरीके से, जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, स्लो आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और स्लो कहा गया है, यानी ध्यान में रखेंगे जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शंस का, कोई भी रिएक्शन में यदि स्लो स्टेप यदि कोई हो रहा है तो उसी को हम लोग RDS भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, यस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए इसको स्लो आयोनाइजेशन भी कहा गया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। व्हाइल सेकंड स्टेप इज, ठीक है, अटैक ऑफ बेस। दूसरा इसमें क्या होगा, अटैक होगा किसका, बेस का, ठीक है, टू अटैक ऑफ बेस एंड फॉर्म अल्कीन, ठीक है, या सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सेडजफ प्रोडक्ट, सेडजफ प्रोडक्ट, ठीक है। बताएंगे इसके बारे में भी अभी तुरंत, सेडजफ प्रोडक्ट। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं हम कि इवन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन का एक टाइप है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2 स्टेप्स में होगा। डेफिनेशन जो हम लिखे हैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, पहला जो होगा वो क्या होगा आपका, पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो अटैक ऑफ बेस होगा। यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। न्यूक्लियोफाइल यदि अटैक करता तो वो जाकर के जुड़ जाता, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से जाकर के जुड़ जाता, लेकिन यहाँ बेस का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो भी नेगेटिव चार्ज वाला है या फिर जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है वो इलेक्ट्रोफाइल की, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल की तरह न इस्तेमाल होकर के, ठीक है, वो इस्तेमाल हो रहा है आपका किसके तरह, बेस की तरह। यानी कि यदि बेस आ रहा है तो वो किसको लेगा वहां से, सही बोले आप, किसको लेगा, H+ को, और H+ लेने के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तरह से अल्कीन का। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, सेडजफ प्रोडक्ट, दैट इज, हम लिख देते हैं अल्कीन बस। किसका फॉर्मेशन होगा आपका, अल्कीन का। आ रहा बात समझ में। और जो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, यदि पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हो अल्कीन बनने की तब, ठीक है, एक से ज्यादा यदि पॉसिबिलिटी होगी अल्कीन बनने की तब। और जो स्टेबल अल्कीन जो बनेगा, जो स्टेबल अल्कीन बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इन जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा आपका, स्टेबल अल्कीन रहेगा। फिर से बोल रहे हैं हम इन जनरल, यानी हो सकता है एक्सेप्शन हो,
ठीक। तो इन जनरल क्या होगा, वहां पे स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और स्टेबल अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, आपको याद होगा हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप या अल्फा हाइड्रोजन उस पर लगा हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो रहेगा, यानी कि जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ रहेगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट रहेंगे, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, और उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, प्रोडक्ट मेजर बनेगा, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं, ये फिर से सुनिए पूरे चीजों को, पूरे कहानी को फिर से एक बार। ये उस तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें पहला स्टेप जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और वही इसका क्या होगा, आरडीएस होगा, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोएस्ट स्टेप। और दूसरा जो होगा स्टेप, उसमें क्या होगा, अटैक ऑफ बेस, और बेस क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, और H प्लस को लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और अल्कीन का फॉर्मेशन यदि एक से ज्यादा अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, यानी कि जो H प्लस रिमूव होने का पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा यदि हो रहा है, तो H प्लस वहां से रिमूव होगा जहां से स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, फिर से H प्लस वहां से रिमूव होगा जहां से स्टेबल अल्कीन बनने का पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, जहां से स्टेबल अल्कीन बनेगा, और वैसे प्रोडक्ट को सेटजफ प्रोडक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, वैसे प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, सेटजफ प्रोडक्ट कहते हैं, और जो माइनर बनता है उसको हॉफमैन प्रोडक्ट बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये अपना क्या रहा, सेटजफ प्रोडक्ट हो गया। अब थोड़ा सा देखेंगे ये किस तरीके से हो रहा है, तो लिखें इसको, ठीक है, और ध्यान में रखेंगे ये भी कि इवन रिएक्शन अकर्स एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर जो आपका रहेगा वो 25 डिग्री से ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ क्या मानते हैं, हाई टेम्परेचर पे होगा। तो आपको एक चीज ये पॉइंट जो है वो समझ में आ रहा होगा कि SN1 में क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि रेट क्या हो, सॉरी, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, और आपको याद होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था वो किस पे होता था, वो आपका लो टेम्परेचर को फेवरेबल था, ठीक है, लो टेम्परेचर पे होता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपको कि ये क्या बोल रहा है, ये हाई टेम्परेचर। तो यस, यही एक डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है कि जो SN1 होता है सारी चीजें तो सेम जैसी है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस जो है वो किस में आ जा रहा है, टेम्परेचर का, यानी कि जो SN1 होगा वो किस में होगा, कब होगा, जब टेम्परेचर हम लोग लो रखेंगे, और वही चीज इवन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब हम लोग टेम्परेचर को क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इतना यदि हो गया तो मैं इसको साफ करूंगा ताकि जगह मिले थोड़ा सा। देखेंगे जैसे कि ये अपने पास है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेम SN1 की तरह जो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या ले लिया हम लोग, H2O, क्या ले लिए, H2O, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए जरा सा, ठीक, यहाँ क्या, यदि हम यहीं पे H2O ले ले और हीट ले ले, क्या ले ले, H2O के साथ क्या ले लेते हैं, हीट, बस देखिएगा सेम है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड H2O, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड H2O, यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी हम टेम्परेचर लो मान करके चल रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले लिए हैं, डेल्टा हीट, टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड, और ये CH3, यानी यहाँ पे क्या बना, एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ पे क्या बन रहा अपना, अल्कीन, यानी कि ये वाला जो है वो आपका चला गया
SN1 में और ये आपका चला गया E1 में। यानी दोनों में फिलहाल तो अभी जो हम लोग जान रहे हैं उसके अनुसार केवल चेंजेस किस में आ जा रहा है, टेम्परेचर में। यानी टेम्परेचर को यदि हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो वो तुरंत किस में कहला जाएगा, वो तुरंत एलिमिनेशन वो हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, दो ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे वहां पे। और यदि हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो रखेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो SN1 का जो क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऐसे हम लोग जानते हैं। अल्काइल हैलाइड जो होता है वो SN1 रिएक्शन किस में सबसे ज्यादा देता है, 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में। 1 डिग्री में न के बराबर होता ही नहीं एक तरह से हम मान ले तो। और यदि कहीं पे लिख भी रहा होता है तो उसका जो यील्ड होगा वो काफी पुअर होगा, काफी कम होगा। और यहाँ पे यदि हम देखें तो ये क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, यानी कि फर्क किस में आ रहा है अभी तक, केवल और केवल टेम्परेचर में। ठीक है, जनरली यही होगा, किसमें फर्क आ रहा है, केवल टेम्परेचर में। तो अब जो एलिमिनेशन ये वाला पाथ को जो फॉलो कर रहा है, इस चीज को अब हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ठीक है, यही अपने पास है CH3 C और ये Br, और यहाँ पे क्या है, वाटर और डेल्टा, और क्या बन रहा प्रोडक्ट, CH3 C CH2 और ये CH3। ठीक, क्या बोले थे, मैकेनिज्म यदि हम इसका देखें किस तरीके से बन रहा है, तो सबसे पहले जो होगा SN1 की तरह, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे हम SN1 का भी बात करते जाएंगे, ताकि जब अपने पास जब क्वेश्चन आए और वहां पे ये तो बोलेगा नहीं ना कि हाँ भाई SN1 से करना है, या ये भी नहीं बोलेगा कि E1 से करना है। आपको खुद रिएजेंट को या उसके कंडीशंस को, उसके क्राइटेरिया को, उसका जो कंडीशन है क्वेश्चन में, उसको देख करके आपको समझना पड़ेगा कि हम SN1 ले जाएं या फिर हम E1 ले जाएं, किस पाथ को हम फॉलो करें। तो साथ ही साथ हम दोनों का डिस्कशन करते चलेंगे, ताकि आपको SN1 का रिवाइज भी होते जाए और यहाँ पे E1 का भी अपना काम निपटते जाए, और दोनों में क्या हो जाए, डिफरेंस भी समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। ठीक है, हालांकि हम अलग से सेशन भी लेने वाले हैं जिसमें हम लोग SN1, SN2, E1, E2 को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहेगा एक तरह से इस चैप्टर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये CH3 सबसे पहला स्टेप हम क्या पढ़े हैं कि फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोकैटायन का, Br था। ठीक है, तो ये किस में टूट जाएगा, CH3 C प्लस CH3 CH3, और साथ ही साथ किस में हो जाएगा, Br माइनस। ठीक है, Br माइनस में, और ये फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बोकैटायन का। और यही जो होता है ना, यही आपका स्लो स्टेप माना जाता है। ठीक है, जो पहला जो बॉन्ड टूट रहा है Br का, वही सबसे स्लो माना जाता है, उसी में काफी ज्यादा एनर्जी लगता है। एनर्जी बैरियर तक पहुंचने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लगता है पूरे रिएक्शन के आधार पे, यदि हम बात करें तो, उसके कंपेरिजन में बात करें तो। और यही आपका क्या रहेगा, RDS सबसे स्लो। ठीक है, स्लो फास्ट डिपेंड करता है कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको उस स्टेप को प्रोसीड करने में। ठीक है, तो यदि स्लो लग रहा है और RDS है, और हमको पता है कि RDS वाले जो स्टेप्स होते हैं उसमें एनर्जी काफी ज्यादा देनी पड़ती है, तब जा करके वो आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखते चलेंगे। बस हम क्या कर रहे हैं, कई सारी चीजों को हम सुनाते चल रहे हैं, ताकि जब हम बाद में उसको हम डिस्कस करें तो आपको अच्छे से आपके दिमाग में वो जाए। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, RDS कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और यहां से बाद यानी कि ये पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि CH3C पॉजिटिव, CH3 और ये CH3। ठीक, और यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये रहा पानी। ठीक है, और ये रहा डेल्टा हीट। अब समझना SN1 में क्या हुआ था, यही जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वाटर इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, SN1 में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल की तरह वाटर इस्तेमाल हुआ था, और वो जाकर के अटैक हो गया था, अटैक कर गया था। ठीक है, किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, जो पॉजिटिव कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये अटैक नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन ये है कि हमने टेम्परेचर को क्या किया है, बढ़ा दिया है।
और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो CH3 जो है, ठीक है, ये हम ऐसे लिख देते हैं इसको CH2 और ये H, इसके बीच का जो बॉन्ड है, एनर्जी प्रोवाइड किए तो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक होने को तैयार है। अब इजिली ब्रेक होने को तैयार है, ध्यान से, इजिली ब्रेक होने को जब ये तैयार है, यहाँ पे H2O बैठा है और H2O जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है या कह सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और ये एक्ट करता है वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह और एक बेस की तरह भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक न करके, यानी कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट न करके, यहाँ पे ये किसके तरीके से एक्ट करेगा, बेस की तरह, यानी कि ये अटैक करना ठीक नहीं समझेगा, यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं वो क्या करेगा, H+ को लेके भागना चाहेगा, ठीक है। तो यही चीज होता है यहाँ पे होगा क्या कि H+ जो है, ये हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, H+ ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बन जाएंगे और यहां से जो H+ निकलेगा उसको ये इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज CH3C, ठीक है, ये CH2 और ये CH3, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कीन का। आ रहा बात समझ में। और फिर से कह रहे हैं जो एलिमिनेट हो रहा है वो ध्यान से देखेंगे इस कार्बन से, यानी कि जो पहला जो निकला वो पहले वाले इससे निकला Br, और दूसरा किससे निकल रहा है, इससे, सेकंड वाले से, इसलिए हम लोग ये किस कैटेगरी में आ रहा है आपका 1-2 एलिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। आ रहा बात समझ में। तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन का। खास बात अपने को क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या हो जा रहा है आपका, RDS हो जा रहा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द RDS, और यदि RDS जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है तो हम लोग रेट जो है वो किससे देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है RDS स्टेप पे, यानी कि रेट का यदि हम बात करेंगे तो केवल और केवल इसी स्टेप को ध्यान में रख के बात करेंगे, ना कि इस स्टेप को ध्यान में रख के। यानी फिर से आपको याद होगा SN1 रिएक्शन में जो रेट था वो केवल और केवल डिपेंड करता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर। किस पे डिपेंड करता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, क्योंकि वहां भी जो पहला स्टेप था वही RDS स्टेप कहलाता था, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और यहां भी जो हम लोग देख रहे हैं वो यहां भी पहला स्टेप ही RDS है, सेम एज SN1 रिएक्शन, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है यही RDS है। तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोग रेट का कंपैरिजन करेंगे वो रेट किस पे डिपेंड करेगा, जी हाँ, यही पहले वाले स्टेप पे। यानी कि पहला चीज अपने को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो रेट होगा वो रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। अब फर्स्ट का क्या चक्कर है सर, ऐसा है कि ध्यान में होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जब हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जैसे ही हुआ और वो RDS स्टेप है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रीअरेंजमेंट करते हैं। याद आ रहा है कुछ बात, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होता है ताकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और बढ़ सके, ठीक है, और तब जाकर के हम आगे रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। लेकिन चूंकि इस जो हम रिएक्शन लिए हैं, जो हम एग्जांपल लिए हैं, उसमें 3 डिग्री वाला ही बना है और यही स्टेबल है, इससे और स्टेबल कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान में रखेंगे कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो सकता है, इसीलिए जो रेट डिपेंड करेगा वो जो पहला कार्बोकेटाइन बना यदि इवन है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, यस, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। जो पहला कार्बोकेटाइन आपका बन रहा है बिना रीअरेंज किए हुए जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसी से हम लोग क्या देखेंगे, इसका रेट देखेंगे। ओके, बात समझ में आया। दूसरा क्या बात समझ में आया कि भाई ये जो बेस ले रहे हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पे जो बेस होगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा किस पे, किस पे, किस पे, यस, रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन पे इसका किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, नहीं आने वाला है। यानी कि केवल हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यदि हम मान लेते हैं कि दोनों है, अपने पास ये क्या है, बेस भी है और अपने पास अल्काइल हैलाइड भी है,
तो यदि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को डबल कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को हम क्या कर दें, डबल कर दें, रेट यदि हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेट, ठीक है, रेट लॉ के आधार पे क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली टू आर एक्स, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आर एक्स का मतलब क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड, तो रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तो रेट इज इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एक्स, ठीक है, ये हो जा रहा है अपने पास यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं कि रेट किस पे और किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल आर एक्स पे, यानी नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे कह सकते हैं, अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है, केवल। तो अल्काइल हैलाइड पे जब ये अल्काइल हैलाइड पे ये जब डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यदि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को डबल कर दें, यानी कि बढ़ा दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इवन का, यस, जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यदि हम मान लेते हैं कि रेट ऑफ सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को यदि हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को यदि हम 3 टाइम्स कर दें, और साथ ही साथ यदि हम क्या करें कि जो यहाँ बेस है, वाटर जो एक्ट कर रहा है वहां बेस का, उसके कॉन्सेंट्रेशन को यदि हम डिक्रीज कर दे 3/4, ठीक है, या 3 टाइम्स डिक्रीज कर देते हैं, या 2 टाइम्स डिक्रीज करते हैं, आप जिसको चाहे जितना टाइम चाहे उतना डिक्रीज कीजिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, तो 3 टाइम्स डिक्रीज करने के बाद भी यहाँ पे ये कितना हम लोग कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो बेस था उसको कितने टाइम्स किया हम लोग, 3 टाइम्स, और इसको कितने टाइम्स किए, 3 टाइम्स, तो टोटल हो सकता था 9 टाइम्स भी इंक्रीज रेट, लेकिन चूंकि इस पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो रेट कितने टाइम्स जो है वो इंक्रीज करेगा, यस, केवल 3 टाइम्स। तो ध्यान में रखेंगे, इस तरीके का भी क्वेश्चन बना करके दे सकता है आपको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, क्या कि बेस का कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे कि अल्काइल हैलाइड के यदि कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बढ़ा रहा है, केवल बढ़ा किसको रहा है, यदि बेस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, तो देर इज नो एनी इफेक्ट ऑन इवन रिएक्शन, ठीक है। तो ये अपना था थोड़ा सा, इसको भी हम लोग लिखेंगे, सब लिखेंगे एकदम डिटेल्ड से, आपको नोट्स बनता जाएगा, आप बनाते चलिए। तो ये रहा अपने पास, ठीक है। और एक बात कि यदि हाइड्रोजन तो यहीं से निकल रहा है, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, जो बेस आया, ध्यान रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं एकदम, एक एक चीज डिटेल से, कोई चीज हम आपको छोड़ नहीं रहे। तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी और यहां से भी, क्योंकि ये तीनों प्लेस, तीनों कार्बन आइडेंटिकल है एज कंपेयर्ड टू, सॉरी, यदि हम बात करें किसके रेस्पेक्ट में, कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3 तीनों क्या है, आइडेंटिकल है, इसीलिए हम हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से हटाएं, कोई जो है अलग से कोई प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। लेकिन यदि पॉसिबिलिटी, इफ द रिमूवल ऑफ H प्लस इज मोर देन 1, ठीक है, एक से ज्यादा यदि पॉसिबिलिटी बनता है हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, तो देन हाइड्रोजन रिमूव H प्लस रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच फॉर्म मोर स्टेबल अल्कीन। जी हाँ, ध्यान में रखेंगे कि फिर हाइड्रोजन हम उसी कार्बन से निकालेंगे जिस कार्बन से स्टेबल अल्कीन यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो, वही क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और जो लेस वाला रहेगा वो क्या बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो यहां से मेजर और माइनर का भी आपको ध्यान में हो रहा है, क्या बताएं हम कि यदि पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकालने की है, यदि सेकेंड स्टेप में यदि पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करने की है, तो हम हाइड्रोजन वही कार्बन से निकालेंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकालने के बाद जो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल अल्कीन यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बने। बात दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो लिख भी देते हैं इसको, ठीक है। इफ पॉसिबिलिटी ऑफ removal of H plus is more than 1, then H plus remove from
that carbon atom which will form more stable एल्कीन। ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसी में जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, तो स्टेबल अल्कीन बन रहा है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, स्टेबल अल्कीन। अब स्टेबल अल्कीन बन रहा है तो एक नजर हम लोग किस पे डाल लें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ताकि आपको ये भी क्लियर रहे। यदि एक से ज्यादा यदि अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, कौन सा अल्कीन जो होगा मेरा ज्यादा स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा। अपने को पता है हम क्या बोल रहे हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, या कह सकते हैं जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल अल्कीन कहलाएगा। जैसे कि ये आर सी आर आर और ये आर, और तीनों आर को क्या मान लें, CH3 ठीक है, 3 6 9 12 12 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे यहाँ से, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब कहीं रेजोनेंस वगैरह आ जाए तो वो अलग चीज है। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, उसके बाद हम मान ले आर 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 ऐसा मान ले। ठीक है, एक हम आपको रफ आइडिया दे रहे हैं, आर सी, ये एच डबल बॉन्ड सी, और ये आर और ये एच, ये सिस सॉरी ये ट्रांसफॉर्म है जी, ट्रांसफॉर्म सबको पता है, पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, और ये आर सी एच सी, और ये आर और ये एच, सिस हो गया। ठीक है, एक और कम कर दो, दैट इज आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और इससे भी कम करना है तो क्या आ जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आप देख सकते हैं, जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन रहेगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कहलाएगा। हालांकि ये सब चीजें हम लोग जीओसी में बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे इसको देखने की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आपका एक बार रिवीजन हो जाए, इसलिए हम इस चीज को यहाँ पे दिखा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि और क्लियर करते हैं इस चीज को, CH3 CH2 C CH3 CH3 और ये Cl, और यहाँ ले लेते हैं, ये रहा H2 अपना, और ये हीट डेल्टा। ठीक है, हीट, और उसके बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, और साथ ही साथ क्या बनेगा, CH3 CH, ठीक है, 2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये, और ये कहलाएगा अपना मेजर, और ये कहलाएगा अपना माइनर। ये क्या कहलाएगा, मेजर, और वो क्या कहलाएगा, माइनर। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा मेजर और माइनर। अभी जस्ट अभी हम बात किए कि हाइड्रोजन यदि पॉसिबिलिटी 2 रहेंगी या एक से ज्यादा रहेगी रिमूव करने की, तो कैसे करना है, क्या होगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक भी आपका कोई डाउट्स नहीं रहने देंगे, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये अपना है CH3 CH2, ये C CH3, और ये CH3, और ये Cl। सबसे पहले क्या हो जाएगा, Cl कहाँ चला जाएगा, बाहर, क्या लेकर के, माइनस, और Cl रिमूव होगा, माइनस Cl हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2, और ये C, और ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, और ये 3 डिग्री ही कार्बोकेटायन है, तो इसको रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और यही अपना क्या रहेगा, स्लो है, और यही आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद ये हम देखेंगे कि CH3 CH2C और ये CH3 ये CH3 ये कार्बोकेटायन, और ये अपना आ गया पानी। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अच्छा और थोड़ा सा हम इसको आपको समझने के लिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन निकल सकता है वो कहां से निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी, यानी कि इसका अटैक इस पे भी हो सकता है और इसका अटैक इस पे भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को भी ले सकता है, H+ को बाहर निकाल सकता है, और इसको भी। यदि इसको निकालेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और यदि इस वाले को निकालेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो यदि हम इसको मान ले A और इसको मान ले B, ठीक है, इसको मान ले A और इसको मान ले B, तो यहां से और यही आपका होगा फास्ट स्टेप। ये वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट, और ये ऊपर वाला हम लिख रहे हैं A और नीचे वाला लिख रहे हैं B। तो A में यदि यहां से बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH और ये डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये CH3। ठीक, और जब नीचे से निकल रहा है यानी कि ये वाला B वाला जब निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3C और ये H2C CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम इस वाले अल्कीन का बात करें, मेजर और माइनर, जो हम कहें कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये वाला में देखें सिंपल अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, उससे भी आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं। तो यदि हम अल्फा हाइड्रोजन बात करें इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, दैट इज 6, और 3 यहाँ कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यदि हम यहाँ बात करेंगे इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, केवल 5 ही अल्फा हाइड्रोजन मिले, तो जाहिर सी बात है मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और एल्कीन की स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा हुई, इस वाले में, और इसीलिए ये क्या कहलाएगा, मेजर ये कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा मेजर माइनर का भी खेल क्या चल रहा है, और ये इवन रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्यों कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद ये H2O का वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगा। वो रिएक्शन कैसा होगा, नेचर उसका एंडोथर्मिक, यानी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हीट यदि हम देंगे तो डेल एच जो यहाँ पे होगा, ठीक है, डेल एच जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किसमें, किससे, आपका 0 से। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए डेल एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जी हाँ, यही है। और क्या इसमें हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यही वाला स्टेप क्या है, आरडीएस, तो रेट इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो तुरंत हम लोग कुछ कुछ चीजों को देख लेते हैं। पहली चीज क्या हम लोग देख रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक का यदि हम बात करें इसी रिएक्शन को लेकर के सारा हम लोग देख लेते हैं कि एक चीज क्या क्या हम लोग को देखना है, इसमें कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, रेट फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट कौन बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट कौन बन रहा है, इसी में हम लोग पूरा देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो रही है कि फॉर्मेशन आरडीएस स्टेप ये वाला है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है, and if the RDS step is the formation of carbocation, then rate depend on the stability of formation of first carbocation. That means कि stability किस पे डिपेंड करेगा, stability is directly to, ठीक है, stability is directly to, sorry, rate, ठीक है, रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट इज डायरेक्टली टू, रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। उसके बाद दूसरा चीज अपने को क्या हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में
कि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो ज्यादा बनने की चांसेस रहेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट का परसेंटेज बनेगा और रेट भी इसका क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तीसरा चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोचिए जरा सा, तीसरा चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या क्या आ सकता है इसमें। ठीक है, लिविंग ग्रुप वगैरह तो हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इसमें फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे किसको, इवन रिएक्शन को। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन सा हो जाएगा आपका, पहला तो हो जाएगा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड SN1 को भी इफेक्ट करता था, तो यहाँ पे E1 को भी इफेक्ट करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि यदि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री लेते हैं तो 3 डिग्री का जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, इसीलिए इसमें रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। देन उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री में तो ऐसा कह सकते हैं कि ये रिएक्शन होता ही नहीं, या कहीं लिखा भी है कि हो रहा है ऐसा कुछ, हालांकि होता ही नहीं, और होता भी है, लिखा भी है कहीं पे, मान लेते हैं कोई स्पेशल कंडीशन है, तो जो यील्ड होगा वो काफी पुअर होगा। ठीक है, हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशंस छोड़ करके जिसको हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं। आ रहा बात समझ में। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया, लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जी हाँ, ये वाला स्टेप में शामिल ये है लिविंग ग्रुप भी, और लिविंग ग्रुप शामिल यदि हो रहा है तो ये नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप भी डिपेंड करता है, यानी कि रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रेट इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि यदि हम लिविंग ग्रुप अच्छा रखते हैं तो रेट जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, और लिविंग ग्रुप अपना अच्छा नहीं है तब क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप यदि होगा तो वही रिएक्शन प्रोसीड, जो उसका रेट होगा वो क्या हो जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, जो उसका रेट होगा वो क्या हो जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा। और 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 यदि हम मान लेते हैं, अब जैसे कि हम क्या बात करें, यहाँ पे हम ले लें Cl, ठीक है, ले लेते हैं हम यहाँ पे RI, ठीक है, RBr, RCl और RF, तो इसमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, अल्काइल हैलाइड है सारा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, I माइनस, हम लोग पढ़ चुके हैं I माइनस इज द बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि बाहर निकलने के बाद इसका नेगेटिव जो है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट किस में ज्यादा होगा, RI में, देन RBr में, देन RCl में, और देन RF में। सारा डिस्कस करने वाले हैं, सारा मतलब सारा हम लिखेंगे अभी। ठीक है, बस अभी हम बोल बोल कर आपको बता रहे हैं सारी चीजों को कि क्या किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड देख लिए, उसके बाद टेम्परेचर तो हम लोग देखे ही हैं कि टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाएंगे तो परसेंटेज जो होगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा, बढ़ेगा, और रेट भी क्या होगा, फास्ट होगा। उसके बाद अपना क्या बन रहा है, उसके बाद देखिए किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो अपना बेस है उस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो यही छोटा मोटा जो है वो अपने पास है, और भी यदि कुछ रहेंगी तो उसको मैं लिखवाते समय इंक्लूड करूंगा। तो चलिए हम लोग ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर किस तरीके से है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E1 रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E1 रिएक्शन, तो पहला क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन is the RDS step, so ठीक है, रेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन।
ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं कि यहां पे E1 रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, सो डेल एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी चीज हम ध्यान में रखेंगे, E1 है, ठीक है। तीसरा, ठीक, तीसरा क्या है कि सिंस लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, फॉर्मेशन कार्बोकैटायन जो है वो क्या बन रहा है आपका, इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। देन 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 क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो तो जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखेंगे कि कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के तौर पे क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। फैक्टर्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, E1 रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो ठीक है, सो increasing the rate, increasing the temperature, ठीक है, more will be the rate and percentage of प्रोडक्ट, ठीक है, रेट को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है हालांकि, और प्रोडक्ट के परसेंटेज को भी बढ़ाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग E1 रिएक्शन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 रिएक्शन। पहला हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, यानी कि 3 डिग्री RX सारा पढ़ चुके हैं, 2 डिग्री RX और ये 1 डिग्री RX, ठीक है, यही आपका रहेगा। SN1 में भी देखें क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या देखेंगे, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप को हम लोग क्या लिख रहे हैं, LG, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो बेटर द लिविंग ग्रुप मोर विल बी द रेट, जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो अच्छे लिविंग ग्रुप में हम मान लेते हैं RI लेते हैं, तो उसका ज्यादा अभी तुरंत देखे हैं RBr, देन उसके बाद RCl और देन उसके बाद RF, F इज द पुअर लिविंग ग्रुप, ध्यान में रखिएगा, F माइनस जो पुअर लिविंग ग्रुप है। उसके बाद यदि हम तीसरा बात करें तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यस बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपको याद होगा कि SN1 रिएक्शन में जो हम लोग लिए थे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए थे, यस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक में क्या, जो एक तरह से पोलर तो होगा ही, प्रोटिक यानी H+ जो देने का टेंडेंसी रखता, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लेते थे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, तो इस तरीके का जो सॉल्वेंट रहता है वो क्या रहता है, पोलर प्रोटिक। एसिड भी अपना जो है वो एसिटिक एसिड वगैरह क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक कहलाएगा सॉल्वेंट। तो वो क्या करता है कि सॉल्वेट करने का काम करता है,
ठीक है, सॉल्वेट करने का। जैसे कि जो कार्बोकेटायन में जो टूटा और Br माइनस जो अलग हुआ था ना, यहाँ पे ये C प्लस बना और साथ ही साथ क्या बना, Br माइनस मान लेते हैं बना। तो जो सॉल्वेंट जो रहेगा अपने पास पोलर प्रोटिक मान लेते हैं वाटर ही है, ठीक है। तो वो वाटर क्या करता है, घेरने का काम करता है, एक तरह से सॉल्वेट करने का काम करता है। इसके पास दो, हम SN1 में जो पढ़े थे वो आपको हम बता दे रहे हैं, और यहाँ भी वही चीज होगा। तो ये मान लेते हैं O, ये H और ये H, यहाँ डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव। तो ये निगेटिव वाला किसको पकड़ेगा, पॉजिटिव को, और ये पॉजिटिव वाला किसको पकड़ेगा, निगेटिव को। तो अब मान लेते हैं कि वाटर बहुत सारा पानी है, बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा, कार्बोकेटायन को घेर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा वो बेस बन करके आगे प्रोसीड करेगा काम। लेकिन खास करके Br माइनस को, ठीक है, Br माइनस को सॉल्वेट करेगा। जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और निगेटिव वाले को क्या करेगा, सॉल्वेट करने का काम करता है, ठीक है, यानी एक तरह से स्टेबल करने का काम करता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये जो C प्लस और Br माइनस जो बने थे वो दोबारा आपस में कंबाइन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस कंडीशन में क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक लेते हैं, ताकि वो आपस में दोबारा कंबाइन ना हो पाए, ठीक है। यदि हम पोलर प्रोटिक नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपस में दोबारा कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, और दोबारा रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सेम उसी तरीके से SN1 की तरह से हम सॉल्वेंट कौन सा लेंगे, सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, यस, पोलर प्रोटिक, ठीक है। एक सॉल्वेंट, ठीक है, विच सॉल्वेट द, ठीक है, आयोनिक, ठीक है, कार्बोकेटायन एंड लिविंग ग्रुप, दोनों को क्या करेगा, ये सॉल्वेट कर देगा। ध्यान में रखेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबका इस्तेमाल होगा, ठीक है, सारा का इस्तेमाल होगा। रेट को फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, उस चीज को समझने में सारा का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे फोर्थ पॉइंट, ठीक है। नेचर ऑफ बेस, ठीक है। बेस का जो नेचर रहेगा, चूंकि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि बेस रेट में तो पार्टिसिपेट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो पहला स्टेप है वही RDS है, और बेस जो है वो सेकंड स्टेप में आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेस जो हम लोग लेंगे वो किसी भी तरीके का बेस ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इवन के लिए वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखेंगे। जी हाँ, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि बेस क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करने लगेगा। अब स्ट्रॉन्ग वाला यदि हम तगड़ा न्यूक्लियोफाइल यदि हम ले तो हो सकता है वो H+ को लेने की बजाय क्या चाहेगा, यस, अटैक करना चाहेगा, क्योंकि उसका वही स्वभाव है, अटैक करने का, पॉजिटिव देख करके, ठीक। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वीक बेस को लेते हैं, ताकि वो H+ को खोजे, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन को खोजना पसंद करे, एज कंपेयर टू जाकर के अटैक करना। तो ध्यान में रखेंगे कि इवन रिएक्शन के लिए हम क्या लेंगे, वीक बेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका नेचर ऑफ बेस रहेगा फॉर इवन रिएक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ बेस इज इंडिपेंडेंट on रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या रहेगा, डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। पांचवा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर more will be the rate and
इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ अल्कीन। ठीक है, परसेंट अल्कीन का भी परसेंट को बढ़ाएगा, वो सब हम लोग थोड़ा देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आया कि कार्बोकेटाइन, पहली बात तो ये कि जनरली ये किससे मिलता जुलता है, ओवरऑल यदि हम बात करें किससे मिलता जुलता है, तो कंप्लीटली ये मिलता जुलता है आपका SN1 से। SN1 में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द RDS, तो RDS यहाँ भी वही चीज है। तो RDS यदि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है तो हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ भी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, यदि पॉसिबिलिटी बनती है तो, नहीं बनती है तो वहीं से फिर हम लोग काम चलाएंगे। उसके बाद क्या है कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा इसका रेट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर की, अच्छा बेस की बात करें तो बेस जो होगा वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, मतलब कि रेट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक, और साथ ही साथ बात कर रही टेम्परेचर का, तो जितना टेम्परेचर हम थोड़ा सा हाई रखेंगे परसेंटेज भी उतना ज्यादा प्रोडक्ट का बनेगा और रेट भी उतना ज्यादा होगा। सॉल्वेंट की यदि हम बात करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे एज वैसे ही जैसे कि हम लोग SN1 में लेते थे। ठीक है, और रेट लॉ एक चीज हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जो लिखे थे, लेकिन फिर से एक बार इसको हम लिख देते हैं कि रेट इज डायरेक्टली टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX। ठीक है, रेट लॉ है ये आपका, और यानी कि रेट इज के कांस्टेंट और ये RX, यानी किस पे केवल डिपेंड कर रहा है रेट, हम बात करें तो RX पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो अभी हम लोग नीचे देखें। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो हम लोग पढ़े इवन रिएक्शन के बारे में, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होगी, और जो थोड़ा रहा होगा उसको हम लोग अब आगे पीछे करके वीडियो को, जब मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे एक बार रिपीट करके, तो भी आपको और अच्छे से ज्यादा चीज कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कुछ, और आगे फिर फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे अपने सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।